सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 12th का सेकंड चैप्टर है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर को निकाल दिया गया है। एचबीएससी में और अदर बोर्ड्स में अभी भी है। ये है कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आईआईटी जेईई में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे वेपर प्रेशर से, कंसंट्रेशन से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 और 5 मार्क्स से क्वेश्चन इसी में से आते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। टॉपिक जो रहेंगे सॉल्यूशन के, सबसे पहले कंसंट्रेशन, फिर वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी जाएंगी, वेंट ऑफ फैक्टर, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जैसे टाइप हो गया एक प्रकार का। ज्यादातर चैप्टर शुरू में 1-2 केसेस में, मतलब 1-2 पेज का स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल है। उसके बाद, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया, उसके बाद मैं जैसे ही मैथमेटिकल पोर्शन या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन होगा उसको हम साथ साथ लिखेंगे और साथ साथ ही रब करेंगे। ऐसे फर्स्ट में लिख के दोबारा से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनना है। सॉल्यूशन अगर आप शुरू में पूरा इंटरेस्ट लेके सुनोगे, पूरा चैप्टर समझ में आएगा। अगर आप इसको छोड़ दोगे बीच में, या एक दिन मिस कर दोगे, 2 दिन मिस कर दोगे, तो बाकी समझने की कोशिश करोगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, जिसको हिंदी में घोल बोल दिया जाता है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है सबसे ऊपर। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड अप टू ए सर्टेन लिमिट। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलाते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, हिट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। होमोजेनियस का मतलब 2 चीजें आपने घोल दी हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी कहां पर है। यानी कि मिक्स होने के बाद एक ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। चीनी और पानी को मिक्स कर दीजिए, एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। कैसे? जब आप चीनी और पानी को मिक्स कर देते हो तो पता नहीं चलता चीनी कहाँ पर है, लिक्विड में कहाँ पर एडजस्ट हुई हुई है। तो एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर है। और इसी को हम सिंगल फेज भी बोलते हैं। सिंगल फेज का मतलब उस सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, ऊपर से नीचे तक एक जैसा ही दिखाई देगा, 2 लेयर्स आपको कहीं दिखाई नहीं देंगी। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आपको 2 या 2 से अधिक लेयर्स दिखाई देती हो, उसको हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। जैसे आप पानी के अंदर रेत डाल दीजिए तो उसमें क्या रहेगा, रेत जो है नीचे कुछ देर बाद सेटल डाउन हो जाता है, तो उसमें 2 लेयर्स बन गई। इसका मतलब वो 2 फेजेज में है, 2 फेजेज में है। तो सॉल्यूशन की सबसे मेन और इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, इट शुड बी होमोजीनियस। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड अप टू ए सर्टेन लिमिट। जिसकी कंपोजिशन यानी कि बनने के बाद, सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि 2 चीजों को आप घोलोगे तो घुलने के बाद उनकी कंपोजिशन में ज्यादा चेंज नहीं आएंगे, एक लिमिट तक। जैसे चीनी जो है आयनिक स्टेट में चली जाती है, नमक घुलने के बाद आयनिक स्टेट में चला जाता है, इसके अलावा ज्यादा चेंज नहीं होंगे, अप टू ए सर्टेन लिमिट तक वेरी होगी। फिर से रिपीट करता हूँ, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस whose composition can be varied up to a certain limit। ये फिर से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। सिंप्लीफाई करके हम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट का आपने सॉल्यूशन बनाया है, तो जिसमें एक इंडिविजुअल कंपोनेंट लॉस इट्स आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान खो देता है और दूसरे के अंदर मिक्स हो जाता है। कैन नॉट बी सेपरेट इन प्योर फॉर्म, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो प्योर फॉर्म में बाय सिंपल मेथड। जैसे पानी और चीनी का घोल बना लिया आपने, सॉल्यूशन बनाया, तो मिक्स होने के बाद आप सिंपल फिल्ट्रेशन के द्वारा चीनी को भी सेपरेट नहीं कर सकते और वाटर को भी सेपरेट नहीं कर सकते उसमें से। इसके अलावा फिर एक और सिंपल से सिंपल डेफिनेशन, होमोजीनियस आपने हर बार लगाना, ये क्वालिटी है इसकी, प्रॉपर्टी क्या लीजिए, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सोल्यूट और सॉल्वेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब नए पॉइंट 2 सामने आए हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। अच्छा, डेली लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हैं जो हम यूज करते हैं। नींबू पानी ले लीजिए, सॉल्यूशन होता है। पेंट ले लीजिए, सॉल्यूशन होता है। टूथपेस्ट ले लीजिए, सॉल्यूशन होता है। आज के टाइम में, कोरोना टाइम में जो सैनिटाइजर चल रहा है वो भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है। तो अब बात ये आती है कि होमोजीनियस क्या और हिट्रोजीनियस, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो सिंगल फेज में होते हैं, घुलने के बाद पता ही नहीं चलता कि कोई भी चीज कहां पर सेटल है।
हेट्रोजीनियस वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा फेज होते हैं, फॉर एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, राइट। उसके बाद दो टर्म्स आई थी, सोल्यूट और सोलवेंट। क्या होता है सॉल्यूशन में? दो टर्म्स हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। जनरली मैथमेटिकली अगर हम बात करें, जो चीज सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में होती है वो सोल्यूट होती है मैथमेटिकली टर्म्स में। न्यूमेरिकल में आपको जरूरत पड़ेगी कि मैथमेटिकली सोल्यूट कौन सा उनमें और सोलवेंट कौन सा है। जो चीज, जिस चीज की अमाउंट कम दी हुई होगी, जैसे 4 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, 4 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक 4 ग्राम है, एक 250 ml है, तो 4 ग्राम लेस अमाउंट में है तो डेफिनेटली इट विल बी सोल्यूट, और 250 ml वो सॉल्यूशन बोल दिया गया है ऑलरेडी। ओके, जो चीज कम मात्रा में होती है वो सोल्यूट होती है मैथमेटिकली, और जो ज्यादा मात्रा में होती है वो सोलवेंट होती है। जैसे पानी और चीनी का घोल बनाइए, तो जो चीनी कम डालते हैं हम, पानी ज्यादा, तो पानी वहां पर क्या होगा? वाटर इज सोलवेंट और शुगर इज सोल्यूट। और डेफिनेशन अगर थ्योरेटिकली बात करें, थ्योरेटिकली डेफिनेशन रहती है द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन अदर, जो सब्सटेंस दूसरों के अंदर घुल जाता है वो सोल्यूट है। द सब्सटेंस विच गेट डिसॉल्व इन अदर, जो दूसरों के अंदर घुल जाता है, which get dissolved in other, that is solute, और which dissolve other in itself, जो दूसरों को अपने अंदर घोलता है, that is solvent। उसको आप क्या कहोगे? solvent। जो दूसरों को अपने अंदर, जैसे पानी बहुत अच्छा solvent माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द जितने भी solvent है, सबसे अच्छा solvent इसी को माना जाता है। तो जो दूसरों को अपने अंदर घोलता है उसको हम क्या बोलते हैं? solvent। फॉर एग्जाम्पल शुगर और वाटर का एक सोल्यूशन तैयार कीजिए, शुगर इसमें सोल्यूट रहेगी, सोलवेंट वाटर रहेगा और सोल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा। अब बात यह है कि आपने कितने कंपोनेंट सॉल्यूशन में मिलाए हैं। अगर आप कंपोनेंट 2 लेते हो सॉल्यूशन में तो इट विल बी ए बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे आपने एक सॉल्यूशन बनाया सॉल्ट और वाटर का, तो इसमें 2 कंपोनेंट हो गए, एक सोल्यूट है और एक सोलवेंट है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर आपने 3 कंपोनेंट लिए हैं, 2 सोल्यूट ले लीजिए और एक सोलवेंट, सोलवेंट ऑलवेज बी 1, तो वहां पर क्या रहेगा? जैसे शुगर प्लस सॉल्ट, 2 सोल्यूट हो गए आपके और एक वाटर सोलवेंट हो गया, तो इट विल बी ए टर्नरी सॉल्यूशन। उसको हम टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे, विच इंक्लूड 3 कंपोनेंट्स। एंड इफ ए सॉल्यूशन कंटेन 4 कंपोनेंट, अगेन सोलवेंट विल बी 1 ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल 3 सोल्यूट 1 सोलवेंट, These are solutes, sugar, salt, lemon, ये 3 सोल्यूट होंगे और वाटर उसमें सोलवेंट हो जाएगा। तो 4 कंपोनेंट जिस सॉल्यूशन में होते हैं उस कंपोनेंट को क्वार्टनरी सॉल्यूशन कहा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल स्टेट पे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट वी कैन, अब सोल्यूट जो सोलवेंट या फिर सोल्यूट की फिजिकल स्टेट हम अलग अलग लेके देखेंगे। उस बिहार पर सॉल्यूशन को 3 स्टेट्स में रखा गया है। फर्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड लिक्विड सॉल्यूशन एंड द थर्ड इज गैस सॉल्यूशन। ये 3 टाइप्स के सॉल्यूशन बताए हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। अब इन तीनों सॉल्यूशन में खास बात क्या है? जैसे आप सॉलिड सॉल्यूशन बोल रहे हो, जब आप सॉलिड सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें सॉल्वेंट सॉलिड रखोगे। जब आप लिक्विड सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें सॉल्वेंट लिक्विड होता है, और जब आप गैस सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें सॉल्वेंट गैस होगी। तो सोल्यूट को हम बार बार चेंज करेंगे, सोल्यूट की फिजिकल स्टेट को बार बार चेंज करेंगे। जैसे आपने बनाया सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में मैंने बताया सॉल्वेंट आपका क्या रहेगा? सॉलिड ही रहेगा। सोल्यूट क्या हो जाएगा? एक बार गैस को ट्राई करेंगे, मिक्स करेंगे, एक बार लिक्विड को मिक्स करके देखेंगे कैसा सॉल्यूशन बनता है, और एक बार सॉलिड को सॉलिड के अंदर। तो सबसे पहले जब आपने सॉल्वेंट सॉलिड लिया तो हमने सॉल्यूट लिया गैस। अब गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड यानी कि सॉल्यूशन बना आपका गैस इन सॉलिड का। तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा है H2 पैलेडियम। जो पैलेडियम मेटल होती है उसके ऊपर गैस एडजॉर्ब हो जाती है। कौन सी गैस एडजॉर्ब होती है? हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होती है। तो ये एक सॉल्यूशन मिक्सर बनता है किसका? गैस इन सॉलिड का, जिसका एग्जांपल है H2 गैस एडजॉर्ब ऑन पैलेडियम मेटल। दूसरा, फिर से सॉल्वेंट सॉलिड रहेगा, अब की बार हम लिक्विड लेंगे सॉल्यूट को। तो लिक्विड और सॉलिड, तो सॉल्यूशन का नाम बनेगा लिक्विड इन सॉलिड।
लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल होता है अमलगम। मोस्टली मेटल, ये अमलगम वर्ड ऐसा है बहुत बार सुनते हो आप लोग, याद नहीं रहता। मेटल और मरकरी का जो सॉल्यूशन बनता है, मेटल और मरकरी का जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज अमलगम। इट मे बी ऑफ सोडियम प्लस Hg, गोल्ड प्लस Hg, है ना। और जैसे मैंने लिखा है Hg इन कॉपर, ये भी एक प्रकार का अमलगम बनता है। तो इसमें Hg लिक्विड, कॉपर आपका सॉलिड। उसके बाद बात करते हैं सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड रहेगा, दोनों चीजें सॉलिड हैं। मेटल्स में का जो मिक्सचर होता है जिसको एलॉयज बोलते हैं, उसमें दो मेटल्स का मिक्स करके हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उस सॉल्यूशन को, उस कंपाउंड को फिर क्या, उस सब्सटेंस को फिर क्या कहा जाता है, एलॉयज, यानी कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल, वी कैन से दैट। तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एलॉयज। आफ्टर दैट लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्वेंट लिक्विड रखेंगे, सॉल्यूट को बार बार चेंज करेंगे, एक बार सॉलिड लेंगे, एक बार लिक्विड लेंगे, एक बार गैस लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व की, यानी कि गैस सॉल्यूट है और ये लिक्विड है, तो हम इसको लिखेंगे गैस इन सॉलिड लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड का बहुत कॉमन एग्जांपल जो हम कोल्ड ड्रिंक डेली यूज में यूज करते हैं, उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फील्ड होती है। तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। जनरली हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक छोटी सी बात मैं आपको शेयर करूं, जनरली हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा प्रेस करके फिलअप किया जाता है। अच्छा, आप लोग भी नोट करते हो कि भाई जब गर्म कोल्ड ड्रिंक होती है तो उसका कोई टेस्ट नहीं आता है। टेस्ट क्यों नहीं आता है, क्योंकि वाटर प्लस CO2 ये देता है H2CO3। और शायद आप लोगों ने कभी भी सुना हो कि गैसेज जो है लिक्विड के अंदर घुलती हैं, लेकिन टेम्परेचर कम होना चाहिए और प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। फ्रिज में हम कोल्ड ड्रिंक को रख देते हैं, टेम्परेचर कम होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में अच्छी तरह से घुली हुई होती है, अच्छी तरह से घुली हुई होती है। जब हम इसको पीते हैं तो हमारे माउथ के अंदर ये लगता है कार्बोनिक एसिड, जो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चुभता सा, चरचरा सा लगता है, जिससे हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप उसी बोतल को धूप में रख दो या फिर फ्रिज से बाहर रखी होगी, उसका टेस्ट नहीं आता, मीठा सा पानी लगता है। क्यों, क्योंकि ये इतना वीक एसिड होता है कि टेम्परेचर मिलते ही ये दोबारा से वाटर प्लस CO2 में डिसोसिएट हो जाता है। CO2 बाहर निकल जाएगी, इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक में कुछ बचा ही नहीं है, गैस ही नहीं है, इसलिए हमें वो मीठा पानी बचता है बस। ओके, तो मैं बात कर रहा था एक एग्जांपल की कि गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एक सॉल्यूशन जिसका नाम लिक्विड सॉल्यूशन होगा। और इसका एग्जांपल क्या रहेगा, डेली यूज में जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, हालांकि इसको लिक्विड इन लिक्विड को बाद में भी बताऊंगा मैं। लिक्विड इन लिक्विड क्या बनेगा, एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर, मिल्क इन वाटर, ठीक है ना, इस टाइप का एक सॉल्यूशन। उसके बाद बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का बहुत कॉमन एग्जांपल है, सॉलिड शुगर होती है और लिक्विड में पानी में डाल दीजिए इसको, तो ये शुगर में डालेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड इन सॉरी वाटर में डालेंगे तो सॉलिड इन लिक्विड। तो इसका एग्जांपल हो गया शुगर प्लस वाटर। उसके बाद गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाएंगे, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले गैस सॉल्यूशन बनेगा, सोल्यूट क्या रखेंगे, गैस, लिक्विड, सॉलिड, और सॉल्वेंट फिर से गैस ही रखी जाएगी। तो गैस इन गैस का एग्जांपल प्योर एयर, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट। अभी यहाँ पर जो एयर है आप उसमें से बता नहीं सकते हो कि कहां पर नाइट्रोजन, कहां पर हाइड्रोजन, कहां पर ऑक्सीजन, हमें पता ही नहीं चल रहा है। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। लिक्विड इन गैस, ह्यूमिडिटी, अभी मॉइस्चर जो है या नमी जो है एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी जिसको हम बोल देते हैं नमी को, तो उसमें क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट हैं चारों तरफ, हमें पता ही नहीं है कहां पर है, होमोजीनियसली वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है ये। सॉलिड इन गैस, डस्ट इन एयर, डस्ट उड़ती है तो डस्ट इन एयर क्या होगी, सॉलिड डस्ट होगी, एयर गैस होगी। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन देयर फिजिकल स्टेट। अब बात ये आती है कि सॉल्यूशन आपने
किस सॉल्वेंट में तैयार किया है। अगर आप सॉल्यूशन वाटर में तैयार करते हो, ये पॉइंट जो है 8th क्लास से आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि केमिकल इक्वेशन में एक क्यू लिखा होता है, एक्वस। उस एक्वस का मतलब ये होता है कि वो सॉल्यूशन आपका पानी में तैयार किया गया है। एक्वा वर्ड का मतलब होता है वाटर। तो जो सॉल्यूशन आपका वाटर में प्रिपेयर किया जाएगा दैट विल बी एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जो वो होता है जो पानी में तैयार किया जाए। द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्वेंट और रेदर देन वाटर, एनी सॉल्वेंट वी विल यूज, इट विल गिव नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं है, हो सकता है अल्कोहल ली गई हो सकता है ईथर लिया गया हो सकता है टोल्विन लिया गया हो, बेंजीन लिया गया हो, तो उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। अब बात ये आती है कि बहुत मतलब बुक्स में ये ज्यादा नहीं दिया हुआ है कि ये सॉल्यूशन बनता कैसे है, इसके पीछे क्या केमिकल प्रोसेस है। तो छोटी सी एक इसकी भी हाईलाइट्स ही देखेंगे हम कि कोई भी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। ये बात मैंने अभी अभी आपको बोली थी कि एक सॉल्यूशन में एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो सोल्यूट क्या करता है, सोल्यूट के पार्टिकल सबसे पहले ऐसा होता है, सोल्यूट के पार्टिकल टूटेंगे और वो सोल्यूट के पार्टिकल टूटने के बाद सॉल्वेंट में एंटर करेंगे और वो क्या करते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल को उनकी पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, उनको हटाएंगे, उनकी जगह पर अपने आप को रखेंगे। इस तरह से एक सॉल्यूशन बनेगा। तो वो सॉल्यूशन जो बनता है उसमें 3 प्रकार की रिलेटिव स्ट्रेंथ या इंटरेक्शन काम करते हैं। कैसे एक सॉल्यूशन बनता है, देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो सॉल्यूशन बनता है डिपेंड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। 3 प्रकार के इंटरेक्शन की रिलेटिव स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। यानी कि पानी ले रहे हो आप सॉल्वेंट के तौर पर, पानी के ही मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पहला ये डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा सोल्यूट जो चीनी या नमक आप बोल रहे हो, उन चीनी के पार्टिकल्स, चीनी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके ऊपर सॉल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड करेगा। तीसरा, जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओगे तो उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके ऊपर सॉल्यूशन की फॉर्मेशन डिपेंड करेगी। फिर से समझा रहा हूं मैं कि कोई भी सॉल्यूशन जब बनता है तो उसके बनने की स्ट्रेंथ जो है इन इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ आपसे डिस्कस करूं। सपोज कीजिए आपने सॉल्वेंट तेल ले लिया, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल में आप क्या करते हो, नमक डाल देते हो। एक तरफ आप क्या करते हो, वाटर ले लेते हो और उसमें नमक डाल देते हो। ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई नमक जो है पानी में जल्दी घुलेगा और ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में धीरे से घुलेगा। थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचते हैं कि वहां पर क्यों ऐसा हुआ होगा। पानी में अगर आप नमक डालते हो, हालांकि इसके पीछे दूसरा पॉइंट भी है कि लाइक डिजोल्व लाइक, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि पोलर के अंदर घुलता है और नॉन पोलर के अंदर घुलता है, वो एक अलग बात है। यहाँ पर जस्ट इमेजिन करना है कि भाई ऑयल के अंदर नमक डाला, घुल नहीं रहा है, पानी के अंदर नमक डाला, घुल रहा है। तो इनके पीछे, अब पानी के अंदर नमक घुल रहा है, उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, और उसके अंदर नहीं घुल रहा है, उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है। हो सकता है कि ऑयल के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट ही ना रहा हो, या फिर नमक जब आपने ऑयल के अंदर डाला तो नमक के मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी नहीं मिली कि नमक के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएं, और पानी में वो एनर्जी मिल जाती है, वहां पर नमक के जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और घुल जाते हैं। तो ये इंटरेक्शन काम करते हैं। यानी कि सॉल्वेंट वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वही नहीं टूटेगा तो कोई चीज घुलेगी कैसे। पहले तो लिक्विड का जो इंटरेक्शन है उसको तोड़ना जरूरी है। दूसरा, उसको अगर सोल्यूट आप घोलना चाहते हो तो सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल अलग अलग हो, तो वो भी इंटरेक्शन चेक किया जाएगा। अब वो इंटरेक्शन सोल्यूट के पार्टिकल में अगर बहुत ज्यादा है तो वो कैसे घुलेगा। दूसरी बात, सॉल्वेंट, जब ये दोनों टूट गए होंगे तो इसका मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो घुल जाएगा, नहीं कर रहे हैं तो मुश्किल होगी। तो वो भी इंटरेक्शन नोट किया जाता है, उस पर भी सॉल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड करती है।
तो यानी कि कुल मिला के जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें 3 स्टेप काम करेंगे। पहला स्टेप, सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सबसे पहले सॉल्वेंट जैसे आपने लिक्विड कोई भी लिया है उसके मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। दूसरा, सेपरेशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। जब आप उसमें सोल्यूट डालोगे तो उसके मॉलिक्यूल भी एनर्जी लेके एक दूसरे से अलग अलग होंगे। दोनों में सेपरेशन हो रहा है। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन से ही सेपरेशन होगा, और ब्रेकडाउन में हमेशा क्या लगती है? एनर्जी लगती है। और ब्रेकडाउन हमें पता लगा कि एनर्जी लग रही है, हेंस इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब उसमें क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी, तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट जो 2 स्टेप्स रहेंगे वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया गया? सोलवेंट एंड सोल्यूट गेट मिक्स। सोल्यूट के मॉलिक्यूल सोलवेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे में मिक्स होंगे। जनरली ऐसा बोला जाता है कि अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि अब यहां पर मिक्स हो रहे हैं, लेकिन प्रोसेस आपका हो सकता है एंडोथर्मिक हो और प्रोसेस हो सकता है आपका एक्सोथर्मिक हो, यानी कि उसको एनर्जी एब्जॉर्ब भी करनी पड़ सकती है और एनर्जी इवोल्व भी करनी पड़ सकती है। कैसे? इफ सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, यदि सोल्यूट और सोलवेंट का इंटरेक्शन ज्यादा है, यानी कि वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन से अभी मैंने बोला कि एनर्जी रिलीज होगी। अट्रैक्ट कर रहे हैं, किससे ज्यादा है? सोलवेंट सोलवेंट के मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से, सोल्यूट सोल्यूट के मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से, तो प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक सॉरी एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी। फिर से रिपीट करता हूं, सोल्यूट और सोलवेंट का इंटरेक्शन एक दूसरे को खींच रहे हैं, खींचने से एनर्जी निकलेगी, लेकिन इंटरेक्शन किससे ज्यादा होना चाहिए? सोलवेंट सोलवेंट से और सोल्यूट सोल्यूट से। और इन केस सोल्यूट और सोलवेंट का इंटरेक्शन कम है, अगर इंटरेक्शन कम है तो वहां पर क्या होगा? एनर्जी इवोल्व नहीं होगी। इफ सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन इज लेस देन सोलवेंट सोलवेंट और सोल्यूट सोल्यूट, देन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो प्रोसेस क्या होगा? आपका एंडोथर्मिक होगा। उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। इसके जस्ट नोट करते ही इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट इसके बाद ही लिख देता हूं, मैं बोर्ड से समझाता हूं, जो कि कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है। या फिर एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पर ये भी देना चाहता हूं कि नमक पानी के अंदर कैसे घुलता है। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, इसके जस्ट बाद आप नोट कीजिए, इसके जस्ट बाद मैं वही समझाता हूं आपको। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई सॉल्यूशन कैसे बनता है। मैं उसी के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन, कि NaCl का सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा। जनरली हम क्या सोचते हैं कि नमक को पानी में डाल दिया, NaCl को पानी में डाल दिया और वो घुल गया, लेकिन जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि इसके पीछे 3 ऐसे इंटरेक्शन काम करते हैं। सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, solvent solvent interaction, and after that solute and solvent interaction। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये नमक पानी में घुलता कैसे है। ये मैंने एक लेटिस बना दिया, सपोज कीजिए ये लेटिस NaCl का, ये लेटिस NaCl का है। NaCl में Na और Cl आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। अब हम ये सोच लेते हैं कि पानी में नमक डाला और वो आयनिक बॉन्ड टूट जाता है और वो उसके अंदर घुल जाता है, ये बात ठीक है। लेकिन जो NaCl के अंदर एनर्जी है उसको हम मानते हैं लेटिस एनर्जी। व्हाट इज लेटिस एनर्जी? एक मोल आयनिक कंपाउंड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज लेटिस एनर्जी। तो NaCl का लेटिस बना हुआ है, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो मेरे को कम से कम उतनी एनर्जी तो चाहिएगी, लेटिस एनर्जी। तो देयर इज लेटिस एनर्जी इन NaCl। NaCl में लेटिस एनर्जी है। वाटर को मैंने वाटर के अंदर इसको डाल दिया, मैं वाटर के मॉलिक्यूल को एक पोलर मॉलिक्यूल की तरह दिखा रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव OH। तो जब मैं इसके अंदर डालता हूं तो ये जो लेटिस है नमक का, इसको
इंटरेक्ट करता है वाटर का मॉलिक्यूल। जहां पर नेगेटिव आयन होगा इट मींस क्लोरीन होगा, वहां पर वाटर का पॉजिटिव पार्ट उसको इंटरेक्ट करेगा। जहां पर पॉजिटिव पार्ट होगा यानी कि सोडियम आयन होगा, वहां पर वाटर का नेगेटिव पार्ट उसको इंटरेक्ट करेगा। अब ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अट्रैक्शन से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी कहां पर यूज होगी, इन दोनों के बीच में इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज होगी। तो इस तरह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता चला जाएगा। कुछ एनर्जी यहां से मिलेगी और कुछ एनर्जी वाटर प्रोवाइड करवाएगा। तो वो एनर्जी जो है NaCl के लेटिस को ब्रेक डाउन करती है और कुछ इस तरह से Na और Cl के आयंस अलग अलग हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव जो है Na का आयन है, इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से आ जाते हैं, इसको अट्रैक्ट कवर अप कर लेते हैं इसके चारों तरफ से, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता चला जाता है। फिर उधर क्लोरीन के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे पॉजिटिव पार्ट की तरफ से और उसको कवर अप कर लेंगे चारों तरफ से। इस तरह से नमक जो है पानी के अंदर डिसॉल्व होता है। और दूसरी बात इसमें क्या काम करती है कि जो जैसा है, आपने सुना होगा, जो जैसा वैसे को ही पसंद करता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर लाइक पोलर, नॉन पोलर लाइक नॉन पोलर। तो वाटर पोलर है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, डिसॉल्व करेंगे, इसलिए नमक पानी के अंदर घुल जाता है। तो देयर इज लेटिस एनर्जी इन NaCl, NaCl के अंदर लेटिस एनर्जी। इस एनर्जी को तोड़ने के लिए जब तक ये लेटिस एनर्जी यानी कि ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक ये घुलने वाला नहीं है। तो वो एनर्जी कहां से, पहले तो बॉन्ड टूटेगा तभी तो डिसॉल्व होगा। तो एनर्जी प्रोवाइड करता है इंट्रैक्शन और दूसरा वाटर प्रोवाइड करता है एनर्जी। अब ये जो एनर्जी वाटर ने प्रोवाइड की है वो दोनों एनर्जी मिलकर इसको ब्रेक डाउन करते हैं। यदि हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज्यादा होगी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज्यादा होगी, ये थोड़ा सा गलत यहां पर लिखा हुआ है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी, तब क्या होगा, वो साल्ट या फिर वो केमिकल आपका घुल जाएगा, अदरवाइज नहीं घुलेगा। लेटिस एनर्जी ज्यादा हुई तो इसका मतलब वो टूटेगा ही नहीं, टूटेगा नहीं तो घुलेगा नहीं, राइट। सॉल्यूशन फॉर्मेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन डेल्टा हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन डेल्टा लेटिस एनर्जी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म। यहां तक बहुत कुछ बातें थ्योरेटिकल थी। कंसंट्रेशन टर्म आपका टोटली और टोटली न्यूमेरिकल पोर्शन है। जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ, पहले भी बताया था आप लोगों को कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सॉल्यूशन है। अगर इसके वेटेज की बात करें तो 2017 से 2017 तक निट में 18 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं फ्रॉम कंसंट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लेसन। तो कंसंट्रेशन टर्म है क्या, पहले कंसंट्रेशन पे बात करते हैं। व्हाट इज कंसंट्रेशन? जनरली कंसंट्रेशन को हम ये बोल देते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, अगर आपको समझाने की कोशिश करूं मैं, मात्रा। मैंने एक सॉल्यूशन बनाया चीनी और पानी का, और आपने पूछा कि सर चीनी की मात्रा कितनी है, जो आप पूछ रहे हो ना एक्चुअल में वही कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन की। यानी कि किसी सॉल्यूशन में या किसी सॉल्वेंट में कितने अमाउंट में सोल्यूट डाला गया है, दैट इज कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट ऐड है। मान लीजिए आपने क्या किया, 5 ग्राम 1 लीटर में डाल दिया, तो आप फट झट से बोलोगे कि सर 5 ग्राम पर लीटर, दैट इज कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन। 5 ग्राम पर लीटर इज कंसंट्रेशन। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो आप बता रहे हो सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट के अंदर, उसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, सांद्रता जिसको हिंदी में कहा जाता है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कंसंट्रेशन में मैंने 3 बच्चे लिए, 1 लीटर वाटर इसको,
1 लीटर वाटर इसको और 1 लीटर वाटर इसको, और तीनों को मैंने क्या किया तीनों के तीनों बच्चों को 10 ग्राम NaOH दे दिया। वाटर कितना 1 लीटर, NaOH कितना 10 ग्राम। मैंने तीनों को बोला सॉल्यूशन बनाओ और मेरे को बताओ ये क्या है। तो जो सबसे पहला बच्चा था वो बोलता है कि सर मेरा जो सॉल्यूशन है दैट इज 10 ग्राम पर लीटर। ओके, दूसरा जो बच्चा है वो काफी इंटेलिजेंट है, उसने क्या किया 10 ग्राम NaOH के मोल्स निकाल लिए, 10 ग्राम NaOH के मोल्स निकाल लिए। तो ये बोलता है सर 10/40 इसके मोल्स निकल जाएंगे, गिवन वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट, राइट, क्लियर। तो 10/40 इसके मोल्स निकल जाएंगे, तो इट इज 0.2 मोल पर लीटर, राइट। उसने बोला सर मेरा सॉल्यूशन 0.2 मोल पर लीटर है। तीसरा बच्चा और अलग है, उसने कुछ और ट्राई किया, उसने शायद लीटर को ग्राम में बदल दिया और वो बोलता है कि सर 10 ग्राम 980 ग्राम, 10 ग्राम NaOH इन 980 ग्राम, ऐसा उसने बोला। बात तीनों की ठीक है, बट तीनों चाह क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, तीनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तो एक ही सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने के ऐसे ही हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स हैं, तरीके हैं, अलग अलग तरीके से हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल परसेंटेज अलग है, स्ट्रेंथ अलग है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड ppm, दीज आर द कंसंट्रेशन टर्म। अब ये जो कंसंट्रेशन टर्म है वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, पर मैंने आपको थोड़ा सा आसान समझने के लिए बनाने के लिए इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2। ऐसा क्यों किया? इन टर्म्स में से कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट्स हैं उनको इस साइड लिख दिया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने या घटने से इनमें चेंज आ सकता है। और इधर जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज होगा तो भी इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये वॉल्यूम से रिलेट करती है, क्यों? टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम भी चेंज होता है। इट मीन्स टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, इनमें भी कोई ना कोई चेंज आएगा। टेम्परेचर ये मास रिलेटेड है, मास में चेंज और टेम्परेचर में चेंज होता है, मास में कोई चेंज नहीं होता, राइट। जैसे इस मार्कर का अगर मैं बात करूं, अभी 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 40 हो जाएगा, इसका मास एज इट इज रहेगा। लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ गैसेज हैं, लिक्विड है, इनका बढ़ सकता है। तो अभी इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता दूं यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंट आपको कैसे पता चलेगा कि ये वॉल्यूम रिलेटेड है। पहला पॉइंट ये डिस्कस करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा ये वॉल्यूम रिलेटेड है या टेम्परेचर डिपेंडेंट है। चलिए पहला जो टर्म है उसको देखते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज आपकी जनरली 3 टाइप्स की है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये 3 पहले हम बात करेंगे परसेंटेज क्या है, उसके बाद बात करेंगे इनमें से कौन सी वॉल्यूम पर डिपेंड है, कौन सी मास पर डिपेंड है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आपको जनरली पता ही लग जाएगा कि कौन सी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और कौन सी नहीं करती है। चलिए पहले परसेंटेज कैसे निकालते हैं। लेट अस सपोज कि किसी के केमिस्ट्री में 80 मार्क्स आए हैं, केमिस्ट्री में 80 मार्क्स आए हैं और उसके टोटल जो 12th में मार्क्स बनते हैं वो 500 है। टोटल कितने का होता है? 500 का होता है 12th में, और उसके 80 मार्क्स आए हैं। या फिर आप एक काम कीजिए, टोटल जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो कितने का होता है? 100 का, उसके आए 80, तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? 80 यानी कि जितना है डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। इसी तरह से परसेंटेज निकालते हैं ना हम जनरली, बचपन से आप निकालते आए हो। तो यहां पर भी वही है, कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है ना, आपने उसका परसेंटेज निकाला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या कि वॉल्यूम ऊपर ही, वॉल्यूम ऊपर भी वॉल्यूम होगा ml और नीचे भी ml,
यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरह से वही कॉमन फॉर्मूला परसेंटेज का। ऐसे ही हम बात करें अगर एक एग्जांपल के तौर पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर एक लाइन लिखी पड़ी है, 10% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। 10% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, आगे लिखा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब दोनों ही चीजें वॉल्यूम में है, तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? 10%, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml क्या है? अल्कोहल है। 10 ml अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है। अब वो पूछता है सॉल्वेंट कितना है, 100 ml सॉल्यूशन, 10 ml सॉल्यूट, तो बचा क्या? 90 ml सॉल्वेंट, राइट। इसी तरह से हम अगले पे बात करते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट है। अब की बार वॉल्यूम बाय वेट कैसे निकालेंगे हम? ऊपर लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, निकल जाएगी परसेंटेज, सिंपल। कैसे? अब वो लिखा कैसे जाएगा? 10% सॉल्यूशन ऑफ ईथर सॉल्यूशन, या खाली 10% सॉल्यूशन ऑफ ईथर लिख दिया इधर। सपोज कीजिए अगर कोई सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मेंशन नहीं है कि कौन सॉल्वेंट है, तो आप हमेशा इट विल कंसीडर्ड वाटर मानोगे। तो यहां पर इस लाइन का मतलब क्या है? इट मीन्स 100 ग्राम, देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, वेट तो ग्राम में ही आएगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 10 ml ईथर, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 10 ml, क्योंकि वॉल्यूम जो सॉल्यूट का था वो ml में ही आएगा। अब आप यहां से चाहोगे कि भाई यहां से मैं सॉल्वेंट कम कैसे निकालूं? नॉट पॉसिबल। उसके लिए तीसरी हमें एडिशनल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, तो यहां पर सिर्फ इतना ही बताया जा सकता है। फाइनल जो है दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट, तो इसका मतलब ऊपर भी वेट नीचे भी वेट। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप इसी तरह से बता सकते हो, 10% NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब है 100 ग्राम NaCl सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaCl है। यहां पर हम सॉल्वेंट बता सकते हैं कितना है, 90 ग्राम, राइट। तो ये परसेंटेज है। अब इसमें आप पता कीजिए कि वॉल्यूम डिपेंडेंट कौन है और मास डिपेंडेंट कौन है। वॉल्यूम ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है, राइट, और ये भी वॉल्यूम डिपेंडेंट है। तो इसमें दो चीजें तो वॉल्यूम से रिलेटेड हैं, इसमें केवल मास ही मास है। इसका मतलब ये दोनों वॉल्यूम डिपेंडेंट हैं और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो इसलिए हम इसको कौन से ग्रुप में रखेंगे? ग्रुप 1 में, राइट। और इसको कौन से ग्रुप में रखेंगे? ग्रुप 2 में, क्योंकि ये मास डिपेंडेंट है, राइट। अभी मैं इनके न्यूमेरिकल, पहले हम मोलैरिटी डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे और नॉर्मेलिटी डिस्कस करेंगे, फॉर्मूले। उसके बाद, क्योंकि अगर मैं एक न्यूमेरिकल तो मैं करवाऊंगा, उसके बाद क्योंकि मिक्सअप जो न्यूमेरिकल्स का आता है कि एक ही न्यूमेरिकल में परसेंटेज निकालिए, मोलैरिटी निकालिए, नॉर्मेलिटी निकालिए, कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे। जस्ट आफ्टर आप इसको उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इसके जस्ट बाद मैं आपको समझाता हूं। स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे परसेंटेज की, परसेंटेज के बाद बात करते हैं स्ट्रेंथ की। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। अगर किसी सॉल्यूशन की हमें स्ट्रेंथ निकालनी है तो किस तरह से निकालें? स्ट्रेंथ भी एक कंसंट्रेशन निकालने का तरीका है। तो स्ट्रेंथ को हम लिखते हैं जनरली ग्राम पर लीटर। अगर डेफिनेशन बनाएं तो हम इसको बोल सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। नोट कर लीजिए, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। शॉर्ट में मैंने इसको लिखा है ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो शॉर्ट में ही लिखा, दोबारा से वेट को हमने WT करके लिख दिया और ये वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या बनेगी, वेट ग्राम में और वॉल्यूम आपका लीटर में, तो ग्राम पर लीटर। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर आपके सामने लिखा है, 2 ग्राम HCl इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। 2 ग्राम HCl इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हमें निकालनी है। स्ट्रेंथ हम किस तरह से निकाल सकते हैं स्ट्रेंथ हम किस तरह से निकाल सकते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम करेंगे। वेट कितना है 2 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 250 ml। ml को लीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि स्पेशली मेंशन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ml 250 अपॉन में 1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 8 ग्राम पर लीटर। आंसर क्या है 8 ग्राम पर लीटर। देखिए क्या था क्वेश्चन, क्या था 2 ग्राम HCl डाला 250 ml में, तो पर लीटर के हिसाब से कितना हो गया। देखिए वैसे जनरली कैलकुलेशन करें 2 ग्राम 250 ml में, निकालना है 1000 ml में, तो 500 में कितना हो गया 4 ग्राम, 1000 में कितना हो गया 8 ग्राम। तो स्ट्रेंथ कितनी बनी, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन बना है दैट इज 8 ग्राम HCl पर लीटर है। मैं केमिस्ट्री में एट प्रेजेंट जो आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप सॉल्यूशन जिंदगी में एक एक न्यूमेरिकल कभी भूलोगे नहीं। अभी हम न्यूमेरिकल पे आए नहीं है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊंगा IIT, NIT और CBSE जो बोर्ड में आए हुए हैं। बोल के बताऊंगा कि ये इस ईयर में यहां पर प्रेजेंट था ये न्यूमेरिकल। मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए, उसके बाद जो कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी जो है ये भी एक कंसंट्रेशन निकालने का तरीका है। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं निकालेंगे और बता देंगे, दैट विल बी मोलैरिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब बात यह आती है कि मैंने फॉर्मूला लिखा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यूनिट क्या बनी, मोल पर लीटर। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मोल्स नहीं निकालने आते, स्पेशली एक वीडियो आपके सामने आएगी मोल्स पे, कम से कम 5 घंटे की वीडियो होगी, और मोल्स आप ऐसा पढ़ोगे कभी भूलोगे नहीं। तो मोल्स यहां पर छोटी सी एक हिंट आपको दी जा रही है। मोल्स ऐसे समझाऊंगा, बेहतरीन, बिल्कुल अनफॉरगेटेबल, कभी भूलोगे नहीं आप मोल को। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स जनरली निकाले कैसे जाएंगे, यहां पर गिवन मास, सोल्यूट का जो मास दिया हुआ होगा, सपोज कीजिए यही है 2 ग्राम HCl, इसके मोल्स निकालिए। गिवन मास 2 ग्राम, मोलर मास HCl का कितना होता है 36.5, यहां रखेंगे। वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ऐसे भी बोल सकते हैं। सपोज कीजिए आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, यानी कि किसी में मोल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तब कैसे निकालेंगे हम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने दिए गए हैं, सपोज कीजिए आपको 10,000 पार्टिकल दिए गए हैं और उनके मोल्स बनाने हैं, तो 10,000 पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, उससे भी मोल्स निकल जाएंगे। लेकिन मोस्टली इस चैप्टर में हमें मोल्स यहां से निकालने हैं, यहां से या फिर यहां से, राइट। तीसरा क्या है, अगर गैसेज वगैरह दी हुई है तो उनके मोल्स कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस, जो भी गैस वॉल्यूम जितना दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP, और 1 मोल में कितनी गैस आती है 22.4 लीटर गैस आती है। तो गिवन अपॉन 1 मोल, राइट। तो इट इज वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। एक नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकाला जा सकता है, अभी डिस्कस करेंगे कैसे। जैसे मैंने आपको मोलैरिटी बताई, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। ये एक फॉर्मूला हो गया, स्टार से इसको डिनोट किया गया।
स्टार से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिनोट नहीं है, ठीक है ना। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, अब ये मोलैरिटी का फॉर्मूला था, अब क्या करना है, मैंने जरा सा इसको इधर रीअरेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया, वेट अपॉन वॉल्यूम और मोलिकुलर वेट को उधर लिख दिया, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। तो क्या होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम क्या पढ़ा हमने, स्ट्रेंथ। तो हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसकी जगह पर स्ट्रेंथ रख देते हैं, अपॉन में मोलिकुलर वेट। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलिकुलर वेट। यहां से हम स्ट्रेंथ से भी मोलैरिटी को निकाल सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा, अब मान लीजिए कई बार क्या है कि डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी, अगर आपको याद हो मैंने बताया था अभी जस्ट अभी कि हमारे पास दो ग्रुप है, ग्रुप ए विच इज रिलेटेड टू टेम्परेचर या फिर विच इज रिलेटेड टू मास, और ग्रुप बी विच इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर और रिलेटेड, ग्रुप ए जो था आपका दैट वाज रिलेटेड टू वॉल्यूम, और ग्रुप बी जो मैंने बनाया था वो था मास से रिलेटेड। तो अगर मान लीजिए ग्रुप ए की क्वांटिटी से बी की क्वांटिटी आपको निकालनी है, समझ रहे हो मेरी बात को, जो ए ग्रुप में थे उनसे बी निकालना है, तो हमें एक टर्म की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, और वो क्वांटिटी क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी से हम दोनों ग्रुप को रिलेट कर सकते हैं। अब उसी का एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम। सम टाइम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज गिवन, कई बार हमें न्यूमेरिकल में सोल्यूट की परसेंटेज दी हुई है, मान लेते हैं वो कितनी दी हुई है, x% सोल्यूट, x% सोल्यूट दिया हुआ वेट बाय वेट से, और डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इज D, ये हमें डेंसिटी दी हुई है, राइट। यहां पर ये ml में भी हो सकती है, मोस्टली आपको ml में ही मिलेगी, ml, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमें x% दी हुई थी, मैं इससे चाहता हूं, ये क्या था, x% सोल्यूट इन सॉल्यूशन, राइट। मैं इससे चाहता हूं कि भाई वॉल्यूम निकाल लूं, क्यों, मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम की जरूरत है। ये जो यहां पर x% वेट बाय वेट था, मैं इससे क्या निकालना चाहता हूं, वॉल्यूम, और डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या करूंगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब मास कितना है, मास है 100 ग्राम, क्योंकि x% सॉल्यूशन है, x% सॉल्यूशन का मतलब x ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, x ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन मैंने रख दिया, मास अपॉन डेंसिटी d, यहां से वॉल्यूम निकल जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना आ गया, 100 बाई डेंसिटी ml, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब ये जो मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया है, इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम आया, 100 बाई d, तो इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितने मोल्स हैं, मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये जो आपका वॉल्यूम बना है सॉल्यूशन का, 100 ग्राम सॉल्यूशन से हमने उसको वॉल्यूम में बदल लिया, कितना, 100 बाई d। इसमें मैं ये देखना चाहता हूं कि जो x% सोल्यूट था उसके मोल्स कितने हैं। तो कैसे, देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन x ग्राम सोल्यूट, गिवन वेट x अपॉन मोलिकुलर वेट, निकल गए मोल्स, राइट। तो 100 बाई डी ml सॉल्यूशन, ये था ना 100 बाई डी ml सॉल्यूशन जो हमने कन्वर्ट किया है, 100 बाई डी ml सॉल्यूशन कंटेन मोल, कितने मोल, x बाई मोलिकुलर वेट। एक में कितने होंगे, यानी कि 100 नीचे चला जाएगा, राइट, और d ऊपर चला गया। अब हमें पता है कि हम मोलैरिटी 1000 ml में निकालते हैं 1 लीटर में, तो 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन नंबर ऑफ मोल्स, 1000 ऊपर चला गया, ये इससे कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचा, x d और 10 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैरिटी निकालने का एक फॉर्मूला और सामने आया
कि जब सोल्यूट की परसेंटेज दी हुई हो और डेंसिटी दी हुई हो तो हम डायरेक्ट इस मेथड से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधा परसेंटेज रखेंगे, मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी के बाद यहीं पे मोलैरिटी की अगर हम बात करें, मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला कैसा लिखा हुआ है, यहां पर देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां n रख देंगे, n रख देंगे तो n की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, n इधर रहेगा और वॉल्यूम उस साइड चला जाएगा, तो n नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी से भी निकाले जा सकते हैं, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जो है डिनोटेड बाय n, कहीं सिलेबस में ये है नहीं लेकिन फिर भी इसको समझना अच्छा है। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है और कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यूज हुए थे, यहां पर एक नई टर्म यूज हो रही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो वॉल्यूम वैसे ही चलता आ रहा है, सिर्फ नई चीज क्या आई है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं निकालना आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, समझना आराम से। पहले हम यही सीखते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाएं। अगर इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करें तो पूरा 1 घंटे का लेक्चर लगेगा, आपको नेट से मेरी बनाई हुई वीडियो मिल जाएगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के ऊपर। तो अभी हम नॉर्मेलिटी में इसको इतना ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाएं, मोल कैसे निकालते थे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वहां डिवीजन में मॉलिक्यूलर वेट होता है, यहां पर इक्विवेलेंट वेट आता है। तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट में। बट अब सिचुएशन ये कि अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। फिर से इक्विवेलेंट वेट काफी लंबा टॉपिक है, यहां पर हम बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और इसके लिए मैंने जैसे आपको अभी बोला कि एक अलग से वीडियो नेट पर डाली हुई है, वो आईआईटी की आप चेक कर सकते हैं, आईआईटी नीट के लिए है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n। मॉलिक्यूलर वेट आई थिंक सभी को काउंट करना आता, मॉलिक्यूलर वेट। तो अब ये n क्या है, n जो है, n हम डिनोट करते हैं, n की वैल्यू एसिड, बेस या साल्ट से मोस्टली निकाली जाएगी और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से भी इसको निकालना पड़ सकता है। यहां पर हम 3 के लिए बात करेंगे, जो मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग वाली बात बोल रहा हूं वो अलग लेवल की है, अलग से वीडियो में मिलेगी। तो एसिड जो है, एसिड की होती है बेसिसिटी और बेस की होती है एसिडिटी। मेरी बात समझ रहे हैं। n की वैल्यू एक एसिड से निकालेंगे, सपोज कीजिए HCl है, HCl से n की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ऐसा बोल देते हैं कि जितने H आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं वही उसकी एसिड की बेसिसिटी है, एसिड की बेसिसिटी। जितने H उसमें, जैसे HCl में कितने H 1, तो n इज इक्वल टू 1। H2SO4 में कितने H 2, तो n इज इक्वल टू 2। HNO3 में कितने H 1, तो उसका n इज इक्वल टू 1। लेकिन बी रिमेंबर इट इज नॉट ऑलवेज प्रॉपर एक्यूरेट मेथड। हर बार ये नहीं चलेगा कि जितने H दिख रहे हैं उतनी ही उसकी बेसिसिटी है। अब ये एसिड की बेसिसिटी क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, HCl प्लस NaOH, यहां पर स्पेस बिल्कुल नहीं है, HCl, फिर भी मैं लिख देता हूं, HCl प्लस NaOH gives NaCl
प्लस H2O। देखिए HCl एसिड है, NaOH बेस है। इस बेस को न्यूट्रल करने के लिए, बेस में क्या होता है OH, उस OH को न्यूट्रल करने के लिए H चाहिएगा। तो H कौन प्रोवाइड कर रहा है, HCl, राइट। तो बेस को न्यूट्रल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, एसिड के H की, राइट। तो बेस की एसिडिटी हुई ना वो, कि वो कितने एसिड से न्यूट्रल होता है। तो बेस की एसिडिटी कितनी, HCl में जितने बेस की एसिडिटी हुई वो, राइट, बेस की एसिडिटी, क्योंकि वो उसको न्यूट्रल कर रहा है। अब बेस की एसिडिटी जो उसको न्यूट्रल है, बेस में कितने OH हैं, एक OH, तो बेस की एसिडिटी हुई 1। एसिड न्यूट्रल करने चला किसको, एसिड न्यूट्रल करने चला बेस को, तो एसिड की क्या हुई, बेसिसिटी। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि बेस ने, OH ने एसिड को न्यूट्रल किया, कितने OH से, एक OH से एक HCl न्यूट्रल हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी, क्योंकि उसके पास H है जो क्या करेगा, बेस को न्यूट्रल करेगा। बेस की क्या होती है, एसिडिटी, क्योंकि उसके पास क्या है, OH है जो एसिड के H को न्यूट्रल करेगा, राइट। तो हम जैसे OH जितने हैं, N की वैल्यू भी उतनी कंसीडर कर लेते हैं। अगेन इट इज नॉट ऑलवेज प्रॉपर मेथड, ये न्यूमेरिकल्स में लगभग चल जाता है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट मेथड नहीं है, क्योंकि जब हम एसिडिटी या बेसिसिटी चेक करते हैं तो बहुत सारे उसके पीछे या स्ट्रक्चर बना के देखते हैं या फिर हम रिएक्शन करवा के देखते हैं, इस तरह से पता चलता है। यहाँ पर ये चल जाता है कि कितने H हैं, कितने OH हैं। अगर कोई सॉल्ट है, सपोज कीजिए NaCl एक सॉल्ट है, और उसमें आपसे पूछा जाता है N की वैल्यू कितनी हुई, तो वहां पर हम नोट करते हैं कि वैलेंसी कितनी है। जब NaCl बना है तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन ने एक लिया है, तो वैलेंसी कितनी, 1, तो इसकी N की वैल्यू भी कितनी हुई, 1 हुई। तो साल्ट में इस तरह से हम चेक करते हैं। जैसे Al2SO4 का थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, अब एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, एल्यूमिनियम 3, राइट, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो जितनी वैलेंसी होती है हम वहां से क्या निकाल लेते हैं, वहां से हम निकाल लेते हैं सॉल्ट की N की वैल्यू। तो हमने क्या सीखा अभी, सबसे पहले मैंने बोला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए, इक्विवेलेंट वेट बताया मोलिकुलर वेट अपॉन N। N क्या बताया, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी और सॉल्ट की वैलेंसी होती है, राइट। अब मैंने कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना, HCl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इक्विवेलेंट वेट NaOH का गिवन मोलिकुलर वेट कितना होता है, 40, और N कितना है, OH सिंगल है तो 1 से डिवाइड करोगे 40 आएगा। HCl के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा, मोलिकुलर वेट 36.5 डिवाइडेड बाई H कितने हैं, 1, N इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आ जाइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलिकुलर वेट कितना हुआ, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 32, तो 72 प्लस 2 74 डिवाइडेड बाई 2 OH हैं तो 2 से डिवाइड किया। H2SO4 मोलिकुलर वेट 98 डिवाइडेड बाई 2, इक्विवेलेंट वेट कितना देगा, 49, राइट। अब आगे इसी को मैंने कैरी किया है। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें, उसके लिए गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे 40 ग्राम NaOH का निकालना तो गिवन वेट 40, और अभी अभी निकाला इसका इक्विवेलेंट वेट कितना, वो भी 40 से 40 को डिवाइड कीजिए 1 आ जाएगा। HCl के लिए बोला 73 ग्राम HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट HCl 73 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट 36.5, 2 आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, राइट। तो इस तरह से हमने क्या निकालना सीख लिया, इक्विवेलेंट वेट भी और ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी। अब नॉर्मेलिटी हमने लिखा था, नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होगा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या बनी, यूनिट ग्राम
इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। चलिए अब यहां पर बात करते हैं, अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, फिर से वेट अपॉन वॉल्यूम कर दिया और इक्विवेलेंट वेट को उधर लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम, फिर से स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हमने पहले ही पढ़ ली है, तो यानी कि इसकी जगह पर मैं स्ट्रेंथ रख सकता हूं। तो नॉर्मेलिटी का एक और फॉर्मूला, स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट, शॉर्ट में, जल्दी में, स्ट्रेंथ से हम इक्विवेलेंट वेट सॉरी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। अब आ जाइए आप रिलेशन, एक और रिलेशन ड्रॉ करते हैं हम लोग। एज वी नो मोलिकुलर वेट, अभी अभी आपने देखा मोलिकुलर वेट अगर मैं निकालूं तो क्या करना पड़ेगा, n इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई, तो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू n इंटू इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो यहीं पर मैंने क्या किया, इस रिलेशन को मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू n इंटू इक्विवेलेंट वेट को मैंने कहां पर पुट अप कर दिया, मोलैरिटी के फॉर्मूले में। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था, मोलिकुलर वेट हमने निकालना सीख लिया n इंटू इक्विवेलेंट वेट से। n इंटू इक्विवेलेंट वेट को अब हम क्या करते हैं, इस मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में मोलिकुलर वेट की जगह पर पुट अप कर देते हैं, ये मोलिकुलर वेट। तो मैंने यहां रख दिया इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाई n, वॉल्यूम उधर रखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम को इधर ले लिया और n को उधर लिख दिया, कुछ भी गलत नहीं है। तो ये चीज देखिए, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, ये क्या है, नॉर्मेलिटी, दिस इज नॉर्मेलिटी। तो क्या मैं इसकी जगह पर नॉर्मेलिटी रख देता हूं, तो क्या बनेगा, n बाई n। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या बना, n बाई n। हमें एक निकालनी क्या थी, नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, मोलैरिटी इंटू n, शॉर्ट में मोलैरिटी इंटू n, दिस इज रिलेशन बिटवीन m एंड n। यहां से आप मोलैरिटी भी निकाल सकते हो नॉर्मेलिटी से, और नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हो दोनों, राइट। अब जैसा कि हमने यहां पर एक फॉर्मूला और डिस्कस किया था कि अगर हमें मोलैरिटी निकालनी है तो x% इंटू डी मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट, यही फॉर्मूला नॉर्मेलिटी में भी लगता है। सिर्फ क्या चेंज करना है, जहां पर आपने मोलिकुलर वेट रखा था वहां पर आप इक्विवेलेंट वेट रखेंगे, सेम एज इट इज। ओके, कम फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टर्म, कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है, एक अकेली अभी तक ऐसी टर्म आई है, परसेंटेज में एक और आई थी, जहां पर परसेंटेज में भी नहीं थी, वहां पर भी मास ऑफ सॉल्यूशन था। मोलैलिटी एक ऐसी अकेली टर्म है जिसमें मास ऑफ सॉल्वेंट यूज किया जाएगा किलोग्राम में। देखिए, डिनोटेड बाय स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे, वो आपको गिवन में होगा या फिर निकालना पड़ सकता है, डेंसिटी से निकालना पड़ सकता है, राइट। चलिए देखते हैं, कई बार क्या है, इसमें भी परसेंटेज दी हुई होती है। अगर इसमें परसेंटेज दी हुई है तो परसेंटेज से भी हमें क्या निकालना पड़ सकता है, मोलैलिटी निकालनी पड़ सकती है। परसेंटेज से हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, लेट 100 ग्राम सॉल्यूशन, देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जैसे उसने बोल दिया 10 ग्राम या x ग्राम मान लेते हैं, x% ऑफ सॉल्यूशन मास बाय मास। इसका मतलब क्या है, पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि x ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यही बात है। मैंने लिखा 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन सोल्यूट x ग्राम, राइट। सोलवेंट कितना है, 100 माइनस x, और सोलवेंट में अगर सोल्यूट के मोल्स निकालने पड़े जैसे यहां पर निकाले थे, देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, x% सोल्यूशन मास बाय मास, मतलब क्या है, 100 ग्राम सोल्यूशन में x ग्राम सोल्यूट है, समझ गए बात को। 100 ग्राम सोल्यूशन में x ग्राम सोल्यूट, तो सोलवेंट कितना, 100 माइनस x, सोल्यूशन में से सोल्यूट घटा दीजिए, सोलवेंट बच गया, तो 100 माइनस x ग्राम अपने पास सोलवेंट बचा। तो उस 100 माइनस x ग्राम सोलवेंट में मोल्स कितने थे सोल्यूट के, कैसे, 100 माइनस x ग्राम सोलवेंट कंटेन, मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, x अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट।
1 ग्राम सोलवेंट कंटेन, ये क्या होगा, डिवीजन में चला गया, क्या चला गया डिवीजन में, 100 माइनस x, राइट। आगे अब हमें पता, हमें तो मोलैलिटी 1000 ग्राम में निकालनी है, किलोग्राम में निकालनी है, तो 1000 ग्राम कंटेन ऊपर 1000 चला जाएगा। तो नया फॉर्मूला बना क्या, न्यू फॉर्मूला जो हमारे पास बना है वो है मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इक्वल टू x जो परसेंटेज दी हुई है डिवाइडेड बाय सोल्यूट का मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई 100 माइनस x परसेंटेज और मल्टीप्लाई बाय 100, ओ सॉरी 1000, ये बनेगा आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला। दो बातें यहां पर मैं आपको बता दूं, क्या क्या बातें हैं। पहली बात नोट कर लीजिएगा, मोलैरिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी मोलैरिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलैरिटी जो है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट डजंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इट डजंट डिपेंड ऑन मैटर, राइट, मास। मोलैरिटी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात ये भी आप राइट डाउन कर लीजिए, मोलैलिटी इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू एक्सप्रेस द टर्म ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। मोलैलिटी से बेटर मेथड कोई भी नहीं है कंसंट्रेशन निकालने के लिए, बिकॉज वॉल्यूम जो है मोलैलिटी में यूज होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है, लेकिन जो मास होगा इट डजंट चेंज विद टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। तो मोलैलिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर बट मोलैलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। और ग्रुप में लिखा भी हुआ, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो मैंने वही बताया था कि वो वॉल्यूम पर डिपेंड है और वो मास के ऊपर डिपेंड है, राइट। अभी हम बात करेंगे मोलैलिटी का एक और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, रिलेशन।